हाँ चलो, कल हमने क्या देखा था? हाँ ठीक है, रिस्क का लास्ट टॉपिक बचा था, लिखो प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑनलाइन वाले ये तो आवाज़ यस सर। लिखो, प्रिंसिपल नंबर वन। काय झालं सही? आहे खाली जागा? हाँ खालीच आहे तो। प्रिंसिपल नंबर वन लिखना, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। मतलब क्या? रिस्क के बारे में अगर रिस्क है तो आपको सोचना है सिर्फ वो रिस्क के बारे में नहीं, फ्यूचर में भी अगर कुछ फ्यूचर में भी अगर कुछ रिस्क है तो वो उसके लिए फिर आपका क्या प्लान रहेगा। हाँ, तो ये आपको सोचना है। उसके लिए हमने लिखा है प्रिंसिपल नंबर वन, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। ठीक है, तो फ्यूचर में आ सकता है तो उसके लिए ऑलरेडी आप क्या बनाओ, प्लान बनाओ। अरे इथे आहे जागा, एवढं असं दाटी दाटीत का बसला? मागे जागा आहे, इथं आहे ना, या सेकंड बेंच थर्ड बेंचवर ते दोघंच बसले। हाँ नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल नंबर टू, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या? इंटीग्रेट का मतलब क्या? जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो रिस्क आने ही वाला है, तो ये सोच के आपको आगे चलना है। ठीक है, असं नाही की काहीच नाही एकदम 100% ओके चालेल, तो ऐसा नहीं है। तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब लिखो, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, पहले मैं सब बोल देता हूँ, उसके बाद लिखो। ध्यान देना ऑनलाइन वाले। हाँ, प्रिंसिपल नंबर जो अभी लेट आए, फिर से स्टार्ट से बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल नंबर वन क्या है? टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। इसका मतलब क्या? रिस्क फ्यूचर में भी आने वाला है, आ सकता है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी क्या करो, कंटीजेंसी प्लान बनाओ, मतलब पुढच्या वेळेस असं काही होणार नाही। सेकंड, इंटीग्रेट। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोसेस बना रहे हो, तो ये याद रखो कि रिस्क आने ही वाला है। असं नाही की 100% तुम्ही सगळं ओकेच आहे। ठीक है, तो अगर रिस्क आ रहा है तो उसको इंटीग्रेट करो आणि मग प्रोसेस चालू करा, ऐसे नहीं कि आप प्रोजेक्ट बंद कर दो। तीसरा है प्रिंसिपल नंबर थ्री, मेंटेन अ ग्लोबल पर्स्पेक्टिव। ऐसा नहीं कि आपके पास ही वो तेवढ्याच्या तेवढा ते रिस्क असेल। ग्लोबल पर्स्पेक्टिव मतलब क्या? थोड़ा आगे का भी आप सोचो कि हो सकता है ऐसा, तो वो केस में हम क्या करेंगे। प्रिंसिपल नंबर फोर, एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। मतलब रिस्क के बारे में ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या? आपके टीम मेंबर के साथ भी आप बात करो। ऐसा नहीं कि टीम मेंबर है म्हणजे मीच भारी है, बाकी है सगळे आलतू फालतू है, तो वैसा नहीं है। सबके बारे में सोचो, सबके साथ बात करो और फिर डिसाइड करो कि रिस्क है या नहीं। होतं ना असं कधी कधी की ये बात कर रहा है, मतलब म्हणजे नॉर्मल है तो ये चला हा गेला उडत, त्याचं काही भाव नाही द्यायचा, लेकिन हो सकता है वही मेन आपको बोल रहा है। तो पोटेंशियल रिस्क, इनफॉर्मल इनफॉर्मल मैनर कंसिडर इट। मतलब अगर आपके टीम मेंबर बोल रहे हैं कि सर ऐसा हो सकता है, तो उनकी बात सुनो और उस पर काम करो। प्रिंसिपल नंबर फाइव, एम्फोसाइज ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब इंफॉर्मेशन गेन,
मतलब अगर रिस्क आ रहा आहे आपके इसमें तो उसको रिस्कला तुम्ही असं घाबरू नका की तुम्ही सगळं प्रोडक्टच बंद कराल. आप क्या करो, इसको एक चॅलेंज लो की नाही, हम इससे कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं. हां, जसं तुमचा सब्जेक्ट एखादा फेल झाला किंवा कमी मार्क्स मिळाले तर काही लोक उदास होतात, काही लोक त्याच्यातनं शिकतात की नेक्स्ट टाइम हम इससे अच्छा करेंगे, या काय तुम्ही चुका केल्या त्याच्यातून तुम्ही शिकाल. तो इसका मतलब वो है एम्फसाइज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल नंबर 6, एनकरेज टीम वर्क. टीम के साथ काम करो, टीम को एनकरेज करो. ठीक है, तो वो और आपको इनपुट दे सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. बोलो एक बार, बोलो उसके बाद लिखना. प्रिंसिपल नंबर 1, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू. सेकेंड वन, इंटीग्रेट. थर्ड वन, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. फोर्थ वन, emphasize a continuous process. And last one, encourage teamwork. हाँ बोलो अभी, प्रिंसिपल नंबर 1. हाँ, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, इंटीग्रेट, मेंटेन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, emphasize open communication, कंटिन्यूअस प्रोसेस और एनकरेज टीम वर्क. ठीक है, लिखो चलो. ओके बेटा, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. ठीक है, तो ये लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ. तो कॉम्प वालों का ये चॅप्टर का आता फक्त ते तेवढा ते 3 मेथड बाकी है. हाँ, वो मैं अलग लेक्चर में पढ़ा दूंगा आपको.
हाँ उसके लिए 1 आवर लगेगा, पुढच्या शनिवारी ते कंप्लीट होईल. ठीक है. IT वालों का चैप्टर 3 चल रहा है. चैप्टर 3 में आपको ये है. नेक्स्ट अभी जाऊ झालं का है. हां तुम्ही पेज सोडून द्या. किती 1 2 3 4 पेजेस सोडा. नहीं याच्यात थोडंसं लिहायचं ना, नोट्समध्ये मी देईल थोडं. मेन ये तो मेन हेडिंग है, ये लिखना और इसके आगे एक लाइन में लिखना है. हेच तिथं लिहिलं कोणी वाचत नाही. 4 मार्काला येही लिखना येही. मला माहिती तुम्ही कसे लिहिता. ठीक है जाऊ. चलो जा रहा हो बेटा ऑनलाइन वाले. ध्यान दो देखो हे लिहू नका. कंप्यूटर वालों का चैप्टर नंबर 5 है. चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इसमें हमको टोटल आता है छोटे छोटे चैप्टर है 5th एंड 6th. 5.1 में हमको पढ़ना है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी नेटवर्क. हाँ इस पे कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है MSBT में, अगर आप देखोगे बेसिक प्रिंसिपल पे भी 2-3 बार पूछा है, वो आज हमको देखना है. IT वालों को ये चैप्टर नंबर 3 में है 3.5 वाला टॉपिक. हाँ तो ये हमको देखना है. फिर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हमको देखना है जिसमें टाइमलाइन चार्ट यानी गैंट चार्ट. हाँ लेकिन हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं वो अलग है, ये वाला अलग है. ठीक है ये याद रखो. तो ये हमको देखना है. IT को भी ये टॉपिक है 3.6 में. और एक एक्स्ट्रा दिया है कॉम्प वालों को अर्न वैल्यू एनालिसिस, या इसको हम बोलते हैं EVA. हाँ इस पे भी एक टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो ये हमको देखना है. या 3 पैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला येतो म्हणजे येतो 4 मार्काला. उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्निक्स क्या है, तो उसका ये 2 टेक्निक है, एक है आपका CPM और एक है आपका PERT. तो ये IT वालों को भी है, ये आपको 3.5 में पढ़ना है. तो 3.5 में IT वालों को ये 2 पढ़ना है और 3.6 में ये 2 पढ़ना है. ठीक है. तो पहले जो कॉमन है वो हम कवर करेंगे आणि मग सेम अलग बैच में फिर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा. ठीक है. तो आज अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ये अभी आपका क्वेश्चन बैंक में भी शायद रहेगा. ठीक है. लिखो चैप्टर का नाम दो, कॉम्प वाले देना. हां टाईपसाठी 4 पेजेस सोडून द्या. 4 म्हणजे हां असे, हां बॅक टू बॅक असे. किंवा अडीच अडीच पेज हो जा अडीच. त्याच्यामध्ये तो एक प्रोग्राम पण लिहायचा आहे. अरे ये वाला हो गया, ये पेज याच्या मागचं पेज. आता पेज पण तुम्हाला सांगायला लागेल यार काय. नहीं नहीं बैक टू बैक बैक टू बैक. ये एक पेज, ये हो गया एक पेज, ये हो गया दूसरा पेज आणि हे झालं अर्ध पेज. अडीच पेज सोडा. मग अडीच नाही मग काय. मग तसंच ना. अरे वो आधा बोल रहा है आधा. हाँ लिखो चलो फर्स्ट टॉपिक लिखो. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. आता असे खूप नवीन लोक दिसतील, आता एक्झाम जवळ आली आहे. हां म्हणजे ते सगळे तो आहे तो ऑनलाईन असतो, पण आता सगळे ऑफलाईन येतील. व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. लिखो डेफिनेशन लिखना.
Project scheduling in a project refers to project scheduling in a project refers to a roadmap of all activities to be done. Project scheduling in a project refers to a roadmap of all activities to be done with specified order, and within time slot allotted to each activity. With specified order and within time slot allotted to each activity. मतलब सीक्वेंस इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इतने टाइम पीरियड में ये काम होगा, तो वो रहेगा आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. तो 10 दिन में ये इतना काम होगा, फिर 10 दिन में ये इतना काम होगा. और उसके लिए फिर हम वो यूज़ करते हैं जो अभी हमने देखा ना, गैंट चार्ट. ठीक है, देखो आपको थोड़ा ओवरव्यू दाखवतो तुम्हाला कळेल. हाँ, ये ऐसा चार्ट रहता है. देखो मतलब एनालिसिस का काम के लिए 3 दिन लगा, फिर डिज़ाइन के काम के लिए 3 दिन लगा, फिर कोडिंग के काम के लिए अगला, फिर टेस्टिंग के लिए इधर, फिर डिप्लॉयमेंट करने के लिए 1 दिन लगा, फिर मेंटेनेंस के लिए इतना लगा. तो ये कंसेप्ट, ये इसको हम बोलते हैं स्केड्यूलिंग. और ये जो हमने निकाला है, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन चार्ट, या इसको हम बोलेंगे गैंट चार्ट. ठीक है. कॉलेजला झालं का नाही अजून काही? संपना ते लिखो. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. हाँ, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से प्रोजेक्ट में आपका डिले हो सकता है या प्रोजेक्ट आपका जल्दी भी हो सकता है, तो वो रहेगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग. तो फर्स्ट वन इज पीपल वर्क रिलेशनशिप. फर्स्ट फैक्टर इज पीपल वर्क रिलेशनशिप. ठीक है. मेन जो हमने देखा ना 4 P's, तो मेन पीपल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो वो अगर उनका स्किल अच्छा है तो ऑब्वियस है आपका स्केड्यूल टाइम पे ख़त्म होगा. अगर स्किल नहीं है उनके पास और आपने वैसे ही पीपल को ले लिया तो ऑब्वियस हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा. तो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग डिपेंड ऑन पीपल वर्क रिलेशनशिप. सेकेंड वन, टास्क डेफिनेशन एंड पैरेललिज्म. सेकेंड, टास्क डेफिनेशन एंड पैरेललिज्म. टास्क डेफिनेशन का मतलब क्या? टास्क को आपने जो काम दिया है वो कैसे डिफाइन किया है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर आपका स्केड्यूलिंग डिपेंड करता है. और पैरेललिज्म का मतलब क्या? अगर टास्क बड़ा है तो आपने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों एक साथ चल रहा है. ठीक है. तो अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस है वो जल्दी होगा, अगर पैरेलल नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा. थर्ड वन, एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन. एफर्ट का मतलब अभी आपको अच्छे से पता है. एफर्ट का मतलब क्या? अरे बाप रे, एफर्ट. हा, त्याने सांगितलं, नवीन कळला शब्द मला. हाँ, एफर्ट का मतलब कष्ट. एफर्ट का मतलब हमने देखा ना, न्यूमेरिकल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड पर मंथ, उसको हम बोलते हैं. अरे पण आपण आता फिर शिकतोय ना. हा, राहू दे, परफेक्ट. नचिकेत मागचं लेक्चर केलं ना अटेंड? हां, ठीक है. तो एफर्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क. ठीक है. तो एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? जितने लोग हैं आपको कंपनी में, तो आप अगर टास्क बढ़ा है तो आपने क्या किया, लोगों को क्या किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो उस पर भी आपका क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिपेंड्स है, वो फैक्टर भी है. तो जितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तो काम क्या होगा आपका, जल्दी होगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा.
एंड लास्ट वन स्केड्यूलिंग मेथड्स. ठीक है, स्केड्यूलिंग मेथड जो हम देखने वाले हैं, एक होता है CPM, एक होता है PERT. हाँ, ते काय नंतर बघू. हाँ, तो 2 मार्क्स के लिए आपको बस ये नाम ही लिखना है. हाँ, ज़्यादा डिस्क्राइब इसको करना ही नहीं है. ठीक है, बोलो एक बार क्या, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ना. Project scheduling in a project refers to a roadmap of all activities to be done with specified order and with time slot allotted to each activity. Factors affecting software project scheduling क्या क्या है? People work relationship and parallelism, effort distribution and scheduling methods. ठीक है, चलो नेक्स्ट नाम दो, प्रोजेक्ट स्केड्युलिंग प्रोसेस. ॲक्च्युली ये सिलेबसमध्ये असं दिलं नाही आहे तुमच्या त्या, स्किप करू असं. टेक्स्टबुक में दिया है, कॉलेजला शिकवलं काय असं का नाही अजून? लेकिन आप तुम्ही फक्त हे सांगा, मैं एक्सप्लेन करतो आलं तर, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी नहीं था, ये अभी आपके इसमें दिया है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग और उसके बाद डायरेक्ट उसका प्रिंसिपल है. हाँ, पण प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके लिए लिख के देता हूँ. ठीक आहे, त्याला एवढा इम्पॉर्टन्स देऊ नका. बघू आता तुमच्या क्वेश्चन बँकमध्ये काय भरोसा नाही आहे. अरे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए मैं लिखा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लिखो लिखो आप, चलो एक एक ब्लॉक बोलता हूँ. ये ब्लॉकस काढायचं है, इसके बारे में ज़्यादा लिखना नहीं है. लिखो, पहले ब्लॉक में है आइडेंटिफाई एक्टिविटी. प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग प्रोसेस क्या होता है, बस वो आपको ड्रॉ करके एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे हम, बस ये ड्रॉ करेंगे. पहला है आइडेंटिफाई एक्टिविटी, मतलब क्या प्रोजेक्ट है, क्या है वो आइडेंटिफाई करो. उसके बाद सेकंड इसमें लिखा है आइडेंटिफाई एक्टिविटी डिपेंडेंसीज, मतलब वो एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितने लोग लगेगा. तो सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई एक्टिविटी डिपेंडेंसीज. फिर थर्ड वन है एस्टिमेट रिसोर्सेस. उसके लिए जो रिसोर्सेस लगेगा तो उसके लिए फिर कितना पैसा लगेगा, टोटल वर्क पीरियड कितना लगेगा, कितने दिन में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. तो एस्टिमेट रिसोर्सेस, तो उसके नीचे मैंने लिखा है एस्टिमेट नंबर ऑफ वर्क पीरियड्स. उसके बाद फिर है फोर्थ वन क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स. तिचा मोबाईल तिचा मोबाईल द्या इकडे. पास करा, पास करा. हाँ, मैं राव देती. उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स. हाँ, उसमें क्या प्रोजेक्ट चार्ट्स मतलब क्या, एक्टिविटी सीक्वेंस, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. उसके बाद एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और रिसोर्स रिक्वायर्ड, और वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा. जसं मी तुम्हाला मगाशी दाखवलं ना, ते एनालिसिस, एनालिसिस के बाद फिर डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद क्या रहेगा टेस्टिंग, उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद मेंटेनेंस रहेगा वो. ठीक है, तो क्रिएट प्रोजेक्ट चार्ट्स. एंड लास्ट वन अलोकेट पीपल टू एक्टिविटीज़. ठीक है, तो जितना आपके पास लोग हैं, तो जिसका जैसा स्किल है वैसा वो एक्टिविटी क्या करो, उसको अलोकेट करो या उसको असाइन करो. हाँ, जसं मैं मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये हे असंच काम होतं. ठीक है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट को पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर जो जिसका स्किल है, हाँ, कोई जावा में काम करता है, कोई C++ में काम करता है, तो जिसको जो स्किल है उसको वो काम मिलेगा. तो अलोकेट पीपल टू एक्टिविटीज़. ठीक है, चलो बोलो एक बार देख के बोलो विदाउट सीइंग, मग पुढचा याच्यावर जाऊ. बोलो एक बार क्या क्या है.
identify activity, then identify activity dependencies, then estimate resources, create project chart, activities. ठीक है, सिंपल है खूब, 5 पॉइंट्स आहेत, बोला. Identify activity dependencies, estimate resources, create project charts and allocate people to activities. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन लिखना. जाऊ पुढे. ऑनलाईन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करत रहा. यस सर. चलो ये मैं नहीं, इसको मैं 3-4 स्टार दे रहा हूँ. हाँ, ये रहेगा आपके क्वेश्चन बैंक में. MSBTला आपण 5-6 वेळा विचारला आहे. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग. IT वालों को बस ये सिलेबस में असाच टॉपिक आहे. प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का डेफिनेशन आणि मग डायरेक्ट प्रिन्सिपल ऑफ प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग. तर तुम्हाला तर हा येईलच क्वेश्चन. प्रिन्सिपल नंबर 1, स्पेलिंगच खूप मोठं आहे. कंपार्टमेंटलायझेशन म्हणजे काय, ऐकलाय का शब्द कधी? हाँ, खूप सिंपल, मीनिंग खूप सिंपल है, पर तो वर्ड मोटा है. कंपार्टमेंट पता है ना, मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड करो, प्रोजेक्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करो. तो जो भी एक्टिविटीज है, मतलब प्रोजेक्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करो और टास्क और एक्टिविटीज को भी क्या करो, उसमें आप डिवाइड करो. हाँ, इधर देखो, ये लिखते वक्त कभी ऐसे ही लिखो. हाँ, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड टास्क. ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल. चाहे तो यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड टास्क. प्रिंसिपल नंबर 2 लिखना, एफर्ट वैलिडेशन. एफर्ट वैलिडेशन, परत आला एफर्ट, कष्ट. हाँ, एफर्ट वैलिडेशन का मतलब क्या क्या बोला उन्होंने, अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए 10 लोगों को असाइन किया है तो वो 10 लोग ही रहने दो. एक्स्ट्रा पीपल को आप ऐड मत करो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पीपल को ऐड करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा. आणि हो सकता है कि परत काहीतरी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होईल. उनका अलग राय रहेगा, इनका अलग राय रहेगा. तो उनका कहना है एफर्ट वैलिडेशन का मतलब क्या, डेफिनाइट नंबर ऑफ पीपल इन टीम. तो नो नीड टू स्केड्यूल एक्स्ट्रा पीपल. एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी को आप एज इट इज़ रखो, एक्स्ट्रा घ्यायची गरज नहीं है. तो उसको हम बोलेंगे एफर्ट वैलिडेशन. ठीक है, थर्ड वन लिखना, प्रिंसिपल नंबर 3, इंटरडिपेंडेंसी. प्रिंसिपल नंबर 3, इंटरडिपेंडेंसी. हाँ, इधर लिखना, इंटरडिपेंडेंसी मस्ट बी डिटरमाइन. मतलब प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज़ में अगर आप देखोगे तो कुछ एक्टिविटीज़ रहता है कि जो एक दूसरे पे डिपेंड है, कुछ एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में है, कुछ एक्टिविटीज़ पैरेलल में काम करता है, और कुछ एक्टिविटी को किसी और का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आप क्या करो, पहले वो डिफाइन करो कि कौन सा इंटरडिपेंडेंट है, कौन सा इंटरडिपेंडेंट नहीं है. हाँ, तो उसके लिए लिखा है इंटरडिपेंडेंसी मस्ट बी डिक्लेयर्ड. सम टास्क अकर इन सीक्वेंस, अदर
इन पैरेलल एंड अदर टास्क अकर इन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वैसा आपको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 3 का मतलब यह है इंटरडिपेंडेंसी। तो कुछ अगर सीक्वेंस में है तो उसको सीक्वेंस के साथ ही करो, कुछ अगर पैरेलल में है तो पैरेलल के साथ ही करो, और अगर कुछ इंटरडिपेंडेंट है तो उसको वैसे करो। फक्त लिहित बसू नका, का लिहितोय त्याचा अर्थ समजून घ्या। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कैसे होना चाहिए उसका प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं। हाँ, तो पहला क्या है, प्रोजेक्ट को क्या करो, पार्ट में डिवाइड करो, जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड, एफर्ट वैलिडेशन, एंड थर्ड वन इज इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, जाओ पुढे। ऑनलाइन वाले जा रहे हो आगे। Yes, sir. प्रिंसिपल नंबर 4, डिफाइंड माइलस्टोन। फोर्थ वन, माइलस्टोन का मतलब सुन, ऐकलाय का शब्द, ऐकायलाच पाहिजे। म्हणजे माइलस्टोन म्हणजे काय? हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर अचीवमेंट हो गया कि इतने दिन में मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो वो भी आप आपके टारगेट में रखो। तुम्ही असतं ना टारगेट कि ये दिन में मुझे इतना पढ़ के होना है। हाँ, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, आता तुम्ही करतात का नाही ते माहिती नाही, लेकिन करना चाहिए। लिखो, अ माइलस्टोन इज अचीव व्हेन वन और मोर वर्क प्रोडक्ट्स हैज बीन रिव्यू फॉर क्वालिटी एंड हैज बीन अप्रूव्ड। जसं तुमचं आता फॉर एग्जांपल तुमचं आता सध्या सबमिशनचं हे चालू है, तो सबमिशन के केस में आपका माइलस्टोन कब होगा, जब फाइनल साइन आपको मिल जाएगा। बरोबर, अभी तो आप राइटअप कर रहे हो, मेन सर का साइन लेंगे, उसके बाद माइलस्टोन कब आएगा, जब एचओडी उस पर साइन करेगा तब, या तुमचं सबमिशन कंप्लीट होईल तेव्हा। So a milestone is achieved when one or more work product has been reviewed for quality and has been approved. ये वाला ब्रॅकेटची लिहायची गरज नाही एग्जाम मध्ये, मैं बस लिखा है कि एवरी टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क एसोसिएटेड विथ अ प्रोजेक्ट माइलस्टोन। मतलब जो भी टास्क है या ग्रुप ऑफ टास्क है तो उसको क्या रहेगा, एक माइलस्टोन रहेगा कि एवढं काम मी केलं, एक माइलस्टोन अचीव हुआ। हाँ, जैसा अभी मैंने यहाँ पे आपको वो चार्ट में भी दिखाना पड़ता है माइलस्टोन। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो किया ना ये, हाँ डायगोनल शेप, तो ये क्या है, माइलस्टोन मेरा अचीव हुआ है। मैं 4 दिवसाचा 3 दिन का टारगेट था, 3 दिन में मैंने वो कंप्लीट किया तो मेरा माइलस्टोन आ गया। फिर डिज़ाइन का मेरा इतना टारगेट था, तो डिज़ाइन 1 2 3 4 दिन में मेरा डिज़ाइन खत्म हुआ, तो मेरा माइलस्टोन अचीव हो गया। तो माइलस्टोन के लिए ये सिंबल है, तो इसको हम बोलते हैं माइलस्टोन। प्रिंसिपल नंबर 5, डिफाइंड आउटकम्स। क्वेश्चन बँकच येणार. अभ्यास कसं करायचं बघ एवढा लवकर. आली की ये लिखो, ईच एंड एवरी टास्क शुड हैव each and every task should have a defined outcome। मतलब ये इनपुट दिया तो मुझे ये आने ही वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका स्केड्यूलिंग के प्रिंसिपल में आता है। स्केड्यूलिंग में आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या आउटपुट आएगा। और आउटकम का मतलब लिखा है, आउटकम का मतलब क्या, वर्क प्रोडक्ट या पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट या डिलीवरेबल। डिलीवरेबल का मतलब क्या, हाँ कस्टमर को हमने, हाँ फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को हमने डिलीवर किया है तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल। तो आउटकम का मतलब हमेशा पूरा क्या पूरा कंप्लीट वर्क प्रोडक्ट ही रहेगा क्या, तो ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ वर्क प्रोडक्ट भी रहेगा। तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो हमने लिखा डिफाइंड आउटकम।
सोलर पैनल है तो सनलाइट के हिसाब से उसको मेगा सनलाइट सनफ्लावर इजी है एक किसी ने लास्ट ईयर बनाया मैंने भी बना के दिया एक वीडियो तो बहुत ईजी है अपने अपने आईटी में बहुत easy है। ठीक है। एंड लास्ट वन लिखो, प्रिंसिपल नंबर 6, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Define responsibilities. So each and every task that is scheduled should be assigned to a specific team member. हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया, किसका क्या स्किल है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, असाइन करना आहे. हां, जसं तुमचं प्रोजेक्टचं असतं, माहीत नाही तुम्ही तर करत नाही, एकच माणूस काम करतो, बाकी सगळे फक्त. हाँ, बरोबर ना, सही. ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको बोला है कि 4 लोगों में प्रोजेक्ट करना है तो जिसका जो स्किल है उसने वो काम करना चाहिए. ठीक है, मतलब एक ने वो प्रोजेक्ट ढूंढने का करना चाहिए, एक ने टायपिंग का करना चाहिए, एक ने कोडिंग का काम करना चाहिए. हां, पण तसं तुमच्या केसमध्ये होत नाही. एकच जण सगळं करतो, बाकीचे फक्त झाल्यावर मग ते येतात. ठीक है, तो ये 6 प्रिंसिपल है. हाँ, खूब सिंपल है, लक्षात रहतील. ठीक है, चलो 1-2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखो, उसके बाद विदाउट सीइंग बोलना. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों आप 3 बोलना, तुम्ही बाकी 3 सांगा. खूप सिंपल है. टाइमलाइन चार्ट तो मगाशी दाखवला, गॅन चार्ट म्हणजे ते ग्राफिक्स. ज्याच्यात माइलस्टोन लागतो तो टाइमलाईन चार्ट. कॉलेज में तो सेम ही बोला हाँ, टाइम सेम जिसमें सेम बोला है फर्स्ट मॉडल आंसर में भी एक इसमें सेम ही बोला है. टाइमलाइन चार्ट का फर्स्ट पॉइंट ही वो है ये क्या टाइमलाइन चार्ट और पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लेकिन निकालने का उसका वे अलग है सेमिनारची रिपोर्ट बनवणार. तो मेरे को नहीं आया तो ध्यान चेक किया मैंने वो एक्सप्लेन किया उसको तो यही तो टाइम सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद कैरेक्टर डॉक्टर मर भी गया ये वो कैरेक्टर है उसको मारा
हाँ बोलो, चलो क्या क्या था। हाँ, सेकेंड वन एफर्ट वैलिडेशन, इंटरडिपेंडेंसी, डिफाइंड माइलस्टोन, हाँ डिफाइंड आउटकम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। गुड। ऑनलाइन वाले आप बोलो, सगळेच सांगा। अरे बोलो, कोणीतरी इनिशिएटिव्ह घ्या, ऑनलाईन वाले। सर कंपार्टमेंटलायझेशन हा ना। इफर्ट व्हॅलिडेशन Depending ministry. इंटर In milestone, defined अरे बोला, ऑनलाईन बॅच डिफाईन माइलस्टोन येतोय का? डिफाईन रिस्पॉन्सिबिलिटी हा बोला। compartmentalization, effort validation, interdependence, defined milestones, defined outcome, and defined responsibility. सौम्या बोलली का? सौम्या एकदा परत बोलता, आम्ही आवाज वाढवतो। सौम्या परत बोल। Yes, sir. Compartmentalization, effort validation, defined milestone, interdependency, defined outcome, and defined responsibility. ओके बेटा, थँक यू थँक यू। नेक्स्ट टाइम तुला, चलो नेक्स्ट लिखते चलो, नेक्स्ट वन। हाँ नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग मेथड्स या प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग टेक्निक। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग मेथड्स या प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग टेक्निक्स, तो इसमें दो है, एक है आपका सीपीएम और दूसरा है आपका पीईआरटी। हाँ तो पहला अभी आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, सीपीएम दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। हाँ कोण बताएगा फिर आणि हेडिंग नाही नसेल। हां सर, थर्ड चॅप्टर दिले ना, थर्ड चॅप्टर लिखो, पहला पॉइंट ये मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ मग त्याला त्याला याला सेकंड करू दे, याला पहिला करा। लिखो, सीपीएम इज एन अल्गोरिदम CPM is an algorithm for scheduling a set of activities for scheduling a set of activities अभी सेकंड लिखना, a critical path in project management
उसके बाद आइए, अ क्रिटिकल पाथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सर्टन टास्क, a critical path in project management is certain tasks that need to be performed in a clear order and for a certain period. Second point, if part of one task, if part of one task slow down or postpone, if part of one task is slow down or postponed, then such task is not critical. Third, the task with critical value cannot be delayed during implementation of the project and are limited in time. ठीक है, पहले इसमें हमने क्या लिखा, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, तो ये एक अल्गोरिदम है, वो हमने लिखा एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, अ क्रिटिकल पाथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सर्टन टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म इन क्लियर ऑर्डर एंड फॉर अ सर्टन पीरियड। कुछ ऐसे टास्क है जो आपको वही टाइम पीरियड में क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर नहीं कंप्लीट किया तो क्या होगा, प्रोजेक्ट आपका फेल्योर आ सकता है। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा कि अगर कुछ अगर एक टास्क है, वो टास्क को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो अगर हमने उसको स्लो किया या उसको अगर हमने किसी दूसरे और को दे दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो इसका मतलब वो उसका मतलब क्या लिखा हमने, तो सच टास्क आर नॉट क्रिटिकल, तो वो क्रिटिकल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा टास्क है जिसका क्रिटिकल वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो आपको क्या करना है, विद इन टाइम लिमिट में उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हे 4 पॉइंट्स आपण लिहिलेत की क्रिटिकल पाथ में, क्रिटिकल पाथ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये वाला मत लिखो, ये ऑलरेडी हमने पहले इसमें लिखा ना, सीपीएम इज एन अल्गोरिदम फॉर प्लानिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द टाइमिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। का पहला क्या लिखा हमने, सीपीएम का डेफिनेशन लिखा ना। हाँ, फिर ये लिखना है क्या, हाँ हाँ वैसे लिखो। पहला जो पॉइंट हमने लिखा ना, सीपीएम इज एन अल्गोरिदम, क्या था, फॉर स्केड्यूलिंग सेट ऑफ एक्टिविटीज लाइक, और फिर इसमें ही आएगा प्लानिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग द टाइमिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। या किसी को अलग लिखना है तो लिखो, नो इश्यू।
ठीक आहे, जाऊ पुढे. नाही नाही, आहे अजून. हाँ, नेक्स्ट लिखना. द स्टेप बाय स्टेप सीपीएम सिस्टम. स्टेप बाय स्टेप सीपीएम सिस्टम. Step by step CPM system helps to identify critical and non-critical tasks from projects. Step-by-step CPM system helps to identify critical and non-critical tasks from projects start to completion. एंड प्रिवेंट्स टेम्पररी रिस्क. हाँ, मतलब सीपीएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीपीएम क्या करता है, कौन से टास्क क्रिटिकल है, कौन से नॉन क्रिटिकल है, ये क्या करेगा, आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, म्हणजे ते ओळखेल. और फिर क्या उससे क्या रिस्क आ सकता है वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है सीपीएम. ठीक है, जाऊ. हाँ, नेक्स्ट वाला लिखना. क्रिटिकल टास्क हैव अ जीरो रन टाइम रिवर्स. रिझर्व ही आहे, सांगतो. क्रिटिकल टास्क हैव अ जीरो रन टाइम रिझर्व. ज़ीरो रन टाइम रिजर्व का मतलब क्या? अगर कुछ चेंजेस हो गया, तो पूरा क्या पूरा प्रोजेक्ट आपका क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है. तो क्रिटिकल पाथ को आपको कंप्लीट करना ही है. ज़ीरो रन टाइम रिजर्व का मतलब वही है. अगर वो टाइम पीरियड में आपको बोला है तो वो टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है. अगर वो टाइम पीरियड में नहीं किया तो प्रोजेक्ट आपका शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, इसके लिए हमने लिखा क्रिटिकल टास्क है अ ज़ीरो रन टाइम रिजर्व. हाँ, मैंने आगे नोट्स में ये भी दिया है. If the duration of this task changes, the terms of entire project will be shifted. That is why critical tasks in project management require special control and timely detection of risk. ठीक है, तो एवढं सगळं लिहायची गरज नाही, ये लिखा पॉइंट्स तो भी चलेगा. पुढचा लिहा 7th वन. The method was developed in 1957. This method was developed in 1957 by American companies. Its employees plan to close, repair and restart chemical plants. अमेरिकन कंपनीज मधली एक कंपनी केमिकल प्लांट था उनका, तो उन्होंने ये डेवलप किया. तो उन्होंने ये डेवलप क्यों किया कि उनका केमिकल प्लांट वो क्या करने वाले थे, क्लोज करने वाले थे या रिपेयर या रिस्टार्ट करने वाले थे. तो तब उनको लगा कि क्रिटिकल मेथड इंपॉर्टेंट है. सो न्यूमरस एंड तो वो वाला मेथड, प्रोजेक्ट को बंद करो या प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करो या प्रोजेक्ट को क्या लिखा है, प्रोजेक्ट को क्लोज करो या प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करो या प्रोजेक्ट को रिपेयर करो. तो ये मेथड क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो उसके लिए फिर उन्होंने ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड. ठीक है, तो हे सगळं लिहायची गरज नाही. ॲक्च्युली मॉडल आंसर में ऐसे दिया है तो मैंने वो कॉपी किया, पण हे लिहायची गरज नहीं है. इतना आपने लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, और अभी ये मेथड को कौन यूज़ कर रहा है, तो एग्रीकल्चर कंपनी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ये वाले मेथड को यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि एमएसबीटी के इसमें एक क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन सीपीएम मेथड विथ एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल के लिए फिर उन्होंने ये कंपनी का दिया है. ठीक है, तो अगर विदाउट एग्जाम्पल रहेगा तो नॉर्मल तुम्ही ते पॉइंट्स लिहू शकतात.
हाँ नेक्स्ट ये भी लिख लो, द क्रिटिकल पाथ the critical path is the one with longest duration. The critical path is the one with longest duration. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये तो आपको ड्रॉ ही करना है। दिस एग्जाम्पल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, इधर स्टार्ट, इधर है आपका फिनिश। यहाँ से 1 डे लग रहा है, 1 डे से 2 डेज, तो टोटल फिनिश करने के लिए कितना लग रहा है, 3 दिन। यहाँ से अगर आप जाओगे तो कितना लग रहा है, 1 डे। और अगर यहाँ से ऐसा इधर इधर ऐसे जाओगे तो ये क्या रहेगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4। हाँ, तो सीपी का क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कितना है, 4 दिन का है, तो वो हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका क्रिटिकल पाथ। हाँ, तो ये वाला डायग्राम, ये एग्जाम्पल आपको देना है, इसको मास रहेगा आपको 1.5। ठीक है, आप ये निकालो टेक्स्ट बुक मध्ये, और एक दुसरा दिया एग्जाम्पल, ते काढू नका, फक्त मला सांगा की क्रिटिकल पाथ क्या रहेगा। हाँ ध्यान दो, देखो, हाँ, उन्होंने ये ऐसा एग्जाम्पल दिया है, ये जो लिखा है दीज आर नंबर ऑफ डेज। हाँ, ये आपका एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1 कंप्लीट करने के लिए 3 दिन, एक्टिविटी 3 करने के लिए 7 डेज, एक्टिविटी 2 के लिए 5, एक्टिविटी 4 के लिए 2, एक्टिविटी 5 के लिए 4, और इधर एंड हो रहा है। हाँ, पहले तो यहाँ पे तीन तीन टाइप से आपका एक्टिविटी होगा। बोलो पहले कौन सा, कैसा, जैसे कि स्टार्ट किया एक्टिविटी 1, उसके बाद एक्टिविटी 3, उसके बाद 4, और फिर क्या हो जाएगा आपका एंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा वे क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 4, और फिर क्या हो जाएगा आपका एंड। और तीसरा 2 से स्टार्ट होगा, 5 से होगा, और फिर क्या रहेगा, एंड। ठीक है, हाँ, तो अभी बोलो कुटे एरो रहेला। हाँ, ठीक है, तो अभी एक्टिविटी 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो कितना दिन लग रहा है, 3, फिर इधर कितना है आपका 7, प्लस कितना है 2, तो ये करने के लिए लग रहा है 12 डेज। ये वाला बोलो, इधर है आपका 5 + 7 + 2, 7 आणि 5 12 आणि 2 14, और इधर 5 + 4, तो कितना लग रहा है, 9। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा है, हाँ, जो ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा आपका क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में ये ऐसा एग्जाम्पल दिया है,
नोट्स में मैंने ये एग्जाम्पल दिया आहे. हां, तर तुम्ही तुमच्या ह्याच्याने लिहू शकता. ये स्टार्ट है, ये एक्टिविटी है. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3. ठीक है, ये काढू नका, मैं बस समझा बताया आपको. ठीक है. हाँ, तो आज के लिए इतना लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट वाला मेथड आहे PERT, वो लेंगे आणि मग याच्यातला डिफरन्स CPM आणि PERTचा डिफरन्स, आणि मग टाईम असेल तर टाईमलाईन चार्ट आणि ते बघू. ठीक आहे. चलो, थँक्यू. 5 मिनटं ब्रेक देतो आणि मग OS चालू करू. हाँ, ऑनलाइन वाले एक 5 मिनट फक्त ब्रेक घ्या, फिर स्टार्ट करते हम.